मित्रों नमः शिवाय। मैं ज्योतिष दैवज्ञ पंडित देवेंद्र द्विवेदी शहडोल मध्य प्रदेश से। मित्रों, शनि की 7.5 शनि राशि परिवर्तन कर रहे हैं। मकर राशि से कुंभ राशि, कुंभ राशि से मीन राशि और मीन राशि से मेष राशि। 29 मार्च 2025 को मकर राशि से निकलकर तीसरा चरण कुंभ राशि में चालू हो जाएगा और जैसे तीसरा चरण चालू होगा कुंभ राशि में, मीन राशि में दूसरा चरण हो जाएगा और मेष राशि में पहला चरण हो जाएगा, जिसकी बात मैं आपसे कर चुका हूं। इसके पहले का जो वीडियो है पार्ट 144 144 उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि ये लग्न कुंडली का विश्लेषण मैंने उसमें किया है। ये लग्न के अनुसार इसका विश्लेषण है। किसी भी जातक की कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 राशियां होती हैं। वर्तमान समय में शनि जो यदि मीन राशि में भ्रमण कर रहे हैं और किसी भी व्यक्ति की कुंडली में मीन राशि कहीं ना कहीं तो होगी, तो जब कहीं ना कहीं होगी तो उस भाव के फल को विश्लेषण करते समय कैसे देखा जाए, शुभ परिणाम आएंगे या अशुभ परिणाम आएंगे। मैं पहले भी बोला हूं कि लगभग 65 करोड़ लोग एक राशि से प्रभावित होते हैं। यदि मीन राशि में शनि देव का गोचर हो रहा है, द्वितीय चरण है, तो क्या 65 करोड़ लोग परेशान होंगे या 65 करोड़ लोग धनी हो जाएंगे या 65 करोड़ लोगों के ऊपर शनि का शुभ या अशुभ प्रभाव दिखेगा? ऐसा नहीं है। गोचर अलग है। ये जन्म कुंडली जो है आपकी, ये स्थायी है। जन्म कुंडली में जहां चंद्रमा बैठा होगा वही आपकी राशि बन गई। जन्म कुंडली में भी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंता दशा चलती है, उनका भी प्रभाव हमारे जीवन में होता है। और गोचर में जो ग्रह चलते हैं ये बदलते रहते हैं, ये स्थायी नहीं है, बदलते रहते हैं। चलते चलते शनि 30 साल के बाद मीन राशि में जा रहे हैं, तो आपकी कुंडली में मीन राशि कहीं ना कहीं तो होगी। अब जैसे ये मेष लग्न की कुंडली मैंने एक ली है, उसमें 12वें भाव में मीन राशि है और मीन राशि में शनि जा रहे हैं, और शनि मीन राशि ये भाव जो है अशुभ भाव है, तो शनि वहां जाकर के अशुभता ही उत्पन्न करेंगे। और इसके पीछे हमारा कर्म दोष भी है। जैसा कर्म वैसे फल। मित्रों, यहां इसकी बातें मैं कर चुका हूं, आप पहला वीडियो देख लें। इसमें ज़्यादा समय मैं नहीं दूंगा, क्योंकि दोनों पार्ट का वीडियो एक साथ बनाने में बहुत समय लग जाता है, इसलिए 2 पार्ट कर दिया हूं, 144 और ये आएगा 145। अब इसका निचोड़ जो है, पूरा सारांश, ये है अष्टक वर्ग कुंडली। अष्टक वर्ग कुंडली में हमें बिंदु प्राप्त होते हैं। आप कोई भी एस्ट्रो सॉफ्टवेयर में सर्च करेंगे, अष्टक वर्ग कुंडली आपकी निकल जाएगी। ये अष्टक वर्ग की जो कुंडली है ये इन्हीं की है, अलग नहीं है। ये भी मेष लग्न की है, ये भी मेष लग्न की है। पर इनके जीवन में शनि का क्या प्रभाव होगा, ये किस भाव में कितना फल प्राप्त होगा, इनका जीवन कैसा होगा, इनका स्वास्थ्य कैसा होगा, मानसिकता कैसी होगी, परिवार कैसा होगा, धन कितना होगा, कुटुंब के साथ बात बनेगी नहीं बनेगी, अकेले रहेंगे, इनके बोलने की शैली कैसी होगी, जीवन परिश्रम मेहनत कितना करेंगे,
इनके जीवन में सुख कितना होगा, गाड़ी बंगला जमीन प्रॉपर्टी आदि आदि कितना प्राप्त होगा या नहीं होगा, कम होगा ज़्यादा होगा, शिक्षा कितनी ग्रहण करेंगे, संतान कैसी होगी, बुद्धि कैसी होगी, किस किस रोग से ये पीड़ित हो सकते हैं, शत्रुता होगी कि नहीं होगी, कर्जा होगा कि नहीं होगा, पत्नी कैसी होगी, दांपत्य जीवन कैसा होगा, दांपत्य जीवन अच्छा होगा या विवादित होगा, आयु कैसी रहेगी, भाग्य हमारा कितना साथ देगा, हम कौन सा कार्य करेंगे, व्यवसाय करेंगे, छोटा व्यवसाय करेंगे डेली वेजेस वाला, या बड़ा व्यवसाय करेंगे, कोई फैक्ट्री आदि लगाना, हमारा इन्वेस्टमेंट जो होगा, हम जो मेहनत करेंगे, जो कर्म करेंगे, जो कार्य करेंगे, उसमें हमको कितने अच्छे परिणाम मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे या कम मिलेंगे, नुकसान होगा कि फायदा होगा, हमारी आय कितनी होगी, आय के बाद व्यय कितना होगा, व्यय के बाद जमा पूंजी हमारी कितनी होगी। अर्थात कहने का तात्पर्य, ये अष्टक वर्ग की जो कुंडली है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक का हिसाब किताब बता देती है। एक तो ये हुआ। दूसरा, जन्म कुंडली में जो वर्तमान में महादशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा चल रही है, उसका भी प्रभाव हमारे जीवन में है। इन सब बातों को लेकर के अगर चर्चा करें तो बहुत लंबा हो जाता है। जो महादशा अंतर्दशा चल रही है उसके लिए क्या करें। अष्टक वर्ग की कुंडली में जो ग्रह की महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, वो कहां पर स्थित है, वो कितने बिंदु पर स्थिति है, वो शुभ फल देंगे या अशुभ फल, उसके लिए क्या करना चाहिए। यहां पर ये हम अष्टक वर्ग कुंडली की बात करूंगा। ये 145 नंबर की कुंडली है, पार्ट 145। ये दोनों को जरूर देखिएगा, तभी कुछ आपको अच्छा लगेगा, समझ में भी आ जाएगा। अब यहां पर देखिए, ये वही मीन राशि आ रही है, पर इनको फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि इनकी राशि चंद्रमा है, वृष राशि, चंद्रमा उच्च का बैठा हुआ है। तो वृष राशि में शनि की 7.5 नहीं चल रही है, पर यहां पर 30 अंक मिले हैं इनको। इनकी जीवन में अभी खर्च बढ़ेगा, हमेशा खर्च बढ़ेगा। लग्न में या किसी भी भाव में 6, 8 और 12, ये 3 भाव जो हैं जन्म कुंडली में भी और अष्टक वर्ग की कुंडली में भी अशुभ माने जाते हैं। इन भावों में अंक कम होने चाहिए। अंक बढ़ जाने से समस्याएं बढ़ जाती हैं, व्यक्ति को जीवन में संघर्ष बहुत ज्यादा करना पड़ता है। तो 3 भाव जो हैं इसमें अंक कम होने चाहिए। 28 बिंदु या 28 पॉइंट या 28 अंक, जो भी बोले हम, जिस भी भाषा में बोल लें, उससे कम होना चाहिए 6, 8, 12 में। अब बाकी भावों में 28 से ज़्यादा होना चाहिए। अब 24 से लेकर के 28 बिंदु तक यदि किसी भाव में अंक मिल रहे हैं, प्राप्त हो रहे हैं, इसका मतलब है सामान्य से कम, शुभ या अशुभ मात्रा में परिणाम प्राप्त होंगे। 28 के ऊपर है तो बहुत अच्छी बात है, हमको अच्छे परिणाम मिलेंगे। अब एक उदाहरण कुंडली के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। आपकी कुंडली जब सामने आएगी
ऐसे ही अंक निकल के आएंगे और उस अंक के अनुसार उसका विश्लेषण मैं करके आपको बताऊंगा। अब यहां पर 26 लग्न जो है मुख्य भाव होता है। प्रथम भाव लग्न कुंडली का या किसी भी कुंडली का प्रथम भाव जो है मुख्य होता है, प्रमुख होता है। यहां पर हमको 28 पॉइंट से कम नहीं चाहिए, पर इनकी कुंडली में 26 पॉइंट्स मिल रहे हैं। अतः ये थोड़ी मोड़ी बीमारी से परेशान रहेंगे। सोचने समझने की शक्ति थोड़ा कम हो, अपनी ही बातों को 2-4 बार सोचेंगे। 28 से प्लस होता है अगर, तो पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त होता, अच्छी विचारधारा होती, अच्छा सोच होती। यह है। इसी प्रकार से दूसरा भाव यहां 25 पॉइंट है, ये धन कुटुंब का है, 24 और 28 के बीच में, तो यह दर्शाता है कि आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। अब भाग्य भाव को ले लेते हैं। यहां पर 9 लिखा हुआ है, नवम भाव है, ये भाग्य भाव है। ये भाग्य भाव जो है यहां भी कम अंक है, 25 अंक है, जबकि यहां पर ज्यादा होना चाहिए। पर ये 25 अंक आने की वजह से भाग्य इनका पूर्ण रूप से साथ नहीं दे रहा है। 28 तो मिनिमम चाहिए तो सामान्य होता, और 24 से 28 के बीच में है तो भाग्य जितना साथ देना चाहिए नहीं दे रहा है। 28 से ज्यादा होता तो भाग्य के बली होते। आदमी कहता है ना, कहावत है, भाग्य का बली है। तो यहां पर यह स्थिति है। यहां देखिए कर्म क्षेत्र, यहां भाग्य जरूर कमजोर है, पर यह कर्म क्षेत्र 10वां भाव, जन्म कुंडली का 10वां भाव जो है कर्म क्षेत्र है। यहां राशियों में मत जाइए, यहां कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, राशि से फर्क नहीं। राशि लिखी जरूर है, राशि मत देखिए आप। यहां 29, 28 से ज्यादा है। ये जो कार्य करेंगे, जो भी कार्य करेंगे, उसमें इनको सफलता प्राप्त होगी और अपने काम के प्रति इनका मन भी लगेगा। और जो भी कार्य करते हैं, कार्य करने के पश्चात इनको लाभ कितना हो रहा है? 33, माने 29 से 4% ज्यादा लाभ हो रहा है इनको, 4 पॉइंट ज्यादा लाभ हो रहा है। ये मेहनत करते हैं, मेहनत के अनुकूल जितना लाभ होना चाहिए उससे ज्यादा लाभ हो रहा है, 33%। और 33% में ये व्यय कर रहे हैं 30%, बचा रहे हैं, धन बच रहा है। इसी प्रकार से पंचम भाव देख लीजिए। पंचम भाव का मतलब है इनकी जो विद्या है, जो शिक्षा है इनकी, ये मैक्सिमम ग्रेजुएट के अंदर, 12th पास और ग्रेजुएट के अंदर। बुद्धि भी और लोगों की तरह बुद्धि भी थोड़ा सा दूसरों की बात ज्यादा मानना, अपनी बुद्धि कम लगाना। संतान के प्रति भी जितनी अपेक्षा हमें संतान से होनी चाहिए नहीं प्राप्त होगी। यहां 26 पॉइंट है, रोग शत्रु कर्जा का भाव है। ये यहां पर ये जो लिखा हुआ है ये नहीं होना चाहिए, 26 पॉइंट होना चाहिए है। यहां पर 28 से ज्यादा अगर हो जाता तो रोग भी होता, शत्रुता भी बढ़ती, कर्जा भी बढ़ता। पर यहां पर 28 से ज्यादा होने में एक फायदा और होता है कि नौकरी का भी भाव है ये, तो नौकरी अच्छी लगती। पर यहां सरकारी नौकरी या कोई भी नौकरी नहीं लगेगी, ये छोटी मोटी नौकरी लग सकती है। पर 26 अंक यहां पर उचित है, ठीक है। स्वास्थ्य के हिसाब से, कर्ज के हिसाब से ये भाव ठीक है।
यहां देखिए 7th हाउस, 7वां भाव जो है ये डेली वेजेस का है, छोटे मोटे व्यापार का है, पार्टनरशिप का है, दाम्पत्य जीवन का है, पति पत्नी का है। अब यहां पर लग्न में 26 अंक हैं और यहां पर सप्तम भाव में 21 अंक हैं। इसका अर्थ ये होता है कि पत्नी बीमार, इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स बनी रहेगी और पति जो कहेंगे वो पत्नी उनकी बात पर हाँ में हाँ करेगी, अच्छा कंप्रोमाइज होगा। पर स्वास्थ्य यहां पर ठीक नहीं होगा क्योंकि ये तो 22 से भी ज़्यादा कम हो गया। तो ऐसे पति को प्रॉब्लम होती है और यही अंक पलट जाता तो ठीक रहता। अब अगर यहां पर पत्नी है, जैसे ये स्त्री की कुंडली है या पति की है, बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। यहां पर अंक होना बहुत जरूरी है क्योंकि ये यहां पर 28 पॉइंट से ज्यादा अंक होने का मतलब होता है कि 12 भाव और हमारे जीवन से जो जुड़ी समस्याएं हैं वो सब कुछ ठीक हो जाता है। पर यहां पर इनका भाग्य भी कमजोर है और लग्न भी कमजोर हो गया, इससे समस्याएं इनकी खड़ी हो जाती हैं। अब ले लेते हैं अष्टम भाव को। अष्टम भाव में भी 26 अंक हैं, अच्छी बात है, कम है। 26 अंक 6 में है, 26 यहां है और 30 यहां है। ये खर्च जरूर ज्यादा करेंगे, 28 से ज्यादा है, लगभग आय व्यय बराबर हो जाएगा, खर्च जरूर ज्यादा होगा, पर रोग शत्रु कर्जा आयु अच्छी होगी, ये अच्छी बात है। अब आ जाते हैं मुख्य चौथा भाव। देखिए चौथा भाव में इनको मिल रहा 36 अंक, 28 से 8 ज्यादा मिल रहे हैं। माने इतना सब कुछ होने के बाद इनको चौथे भाव में 36 अंक मिल रहे हैं। और चौथा भाव जो होता है वो सुख का भाव होता है, माता का भाव होता है, जमीन, वाहन, मकान बनाना, सोना चांदी, हम जो भी भौतिकता का सामान देखते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के पास भौतिकता का सभी सामान होगा। किसी के भाग्य से आएगा पर इनके पास होगा। इनके विचार जो है बहुत अच्छे होंगे। ये तीसरे नंबर की मैं बात कर लेता हूं। देखिए यहां पर 35 नंबर है, ये पराक्रम और परिश्रम का भाव है। पराक्रम और परिश्रम करना तो पड़ेगा, पर इनकी इच्छाएं जो है अनंत होंगी। एक इच्छा खत्म होगी और 2 इच्छा चालू हो जाएगी। कोई भी इच्छा इनकी समाप्त होने वाली नहीं है। और यहां जब इच्छा मन में आती है, उत्पन्न होती है, तो यहां पर उसकी पूर्ति होती है चौथे भाव में। यहां 35 बिंदु हैं तो यहां 36 बिंदु हैं। माने जीवन जो है सुखमय मंगलमय रहेगा, भौतिकतावादी जीवन होगा। इस प्रकार से इस कुंडली को देखा जाता है। तो अब इस कुंडली के हिसाब से हम इसका विश्लेषण किए। जब आपकी कुंडली किसी भी लग्न की होगी, मेष से लेकर के मीन तक किसी भी लग्न की कुंडली होगी, बिल्कुल इसी प्रकार से चार्ट बनेगा। और चार्ट बनने के बाद मैं आपको यहां से शुरू करके और अंत में ला करके और यहां मोक्ष भाव तक बता दूंगा कि आपके जीवन में क्या है। और एक विनती है आपसे, हर वीडियो में मैं बोलता हूं, दिए गए नंबर में जो व्हाट्सएप नंबर है 9329293499, इसमें आप अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान मैसेज करें। और कृपया आप अपनी समस्या मुझसे पहले ना बताएं। आपकी कुंडली देखने के बाद मैं आपकी समस्या स्वयं बताऊंगा।
इस कुंडली के आधार पर भी और इस कुंडली के आधार पर भी मैं स्वयं बताऊंगा और आपसे हाँ या नहीं में जवाब लूंगा। और जब ये पूरा विश्लेषण, मैं आपसे करीबन आधा पौन घंटे का समय लगता है बात करने में, और जब पूरा विश्लेषण हो जाएगा तब मैं आपसे पूछूंगा अब आप अपनी समस्या बताइए। तब आप अपनी समस्या बताइएगा, और जब समस्या आप बताएंगे तब तक मैं इसके आधार पर आपको जवाब दे चुका होगा, आपको उसका उत्तर मिल गया होगा। और वर्तमान में जन्म कुंडली में जिस ग्रह की महादशा चल रही है, जिस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है, वो आपके जीवन में शुभ होगी या अशुभ होगी, ये भी मैं आपको बताऊंगा। फिर भिन्नाष्टक में जाकर के, भिन्नाष्टक वर्ग सारणी, भिन्नाष्टक कुंडली जो भी बोले, उसमें जाकर के उस ग्रह को भी मैं देखूंगा कि ये ग्रह आपको फल दे रहा है या नहीं दे रहा है, और नहीं दे रहा है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। मैं कोई उपाय नहीं बताता, कोई टोना टोटका नहीं बताता, सिर्फ अधिकतर मैं मंत्र बताता हूं, वो भी आपको करना है। और अच्छा करना है तो आप अनुष्ठान करवा सकते हैं, रत्न धारण कर सकते हैं। ये छोटी छोटी सी जानकारियां आपको समर्पित कर रहा हूं। अब आपको लगता है कि इसमें मैंने मेहनत की है तो एक लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें, कमेंट्स में जो भी लिखना है आप लिख दें, नमः शिवाय करके कर दे। आप सभी का जीवन सुखमय मंगलमय हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमः शिवाय।